हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सोशल साइंस का रत्ना सागर की बुक से चैप्टर 11 हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। ये तो रत्ना सागर की बुक का है और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है। इसका चैप्टर 10 है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ये एनसीईआरटी है। तो मैं पहले पढ़ाऊंगी रत्ना सागर की बुक से, फिर मैं पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी की बुक से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रत्ना सागर की बुक से चैप्टर 11 एसएसटी हिस्ट्री टॉपिक, द पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। औरंगजेब डाइड इन 1707। कब मरा था औरंगजेब? औरंगजेब मरा था 1707 में। ठीक है। हिज सक्सेसर कौन होते हैं? जो उसको सक्सीड करते हैं, जो उसके बाद आते हैं। ठीक है। हिज सक्सेसर वर नोन एज लेटर मुगल्स। जितने भी बाद में मुगल्स थे वो सब औरंगजेब के सक्सेसर थे और वो बाद में मुगल्स कहलाए गए थे। बहादुर शाह वन रूल फ्रॉम 1707 टू 1712। बहादुर शाह वन, उन्होंने कब से कब तक रूल करा था? 1707 से लेकर 1712 तक। ठीक है। ही ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत्स एंड मराठास एंड द सिख्स। उसने ट्राइड करा टू विन ओवर राजपूत, मराठा और सिखों के ऊपर वो जीतना चाहता था, उनको हराना चाहता था। ही वॉज सक्सीडेड बाय जहंदर शाह। उसको फिर किसने सक्सीड करा? उसके बाद कौन राजा बना? उसके बाद बना जहंदर शाह, हु रूल्ड फॉर फ्यू मंथ्स। जो सिर्फ खाली कुछ ही महीने के लिए उसने शासन किया, कुछ ही महीनों के लिए वो राजा बना। ही वॉज द पपेट इन द हैंड ऑफ जुल्फिकर खान, अ पावरफुल नोबल। जुल्फिकर खान एक वजीर था, राजा जहंदर शाह के उसमें ही महल में एक वजीर था, मगर जुल्फिकर खान जो है वो ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए जहंदर शाह जो है वो उसके हाथ का पपेट बना हुआ था, यानी कि कठपुतली बना हुआ था। द नेक्स्ट रूलर वॉज फारूक सियार। उसके बाद जहंदर शाह के बाद कौन सा रूलर आया, कौन सा राजा बना? वो बना फारूक सियार। ही वॉज द रूलर ओनली इन नेम। सिर्फ खाली नाम के लिए ही राजा था। जैसे जहंदर शाह राजा सिर्फ नाम के लिए राजा था, मेन कौन था? काम कौन कर रहा था? वो कर रहा था जुल्फिकर। ऐसी फारूक सियार भी सिर्फ खाली नाम का राजा था, लेकिन मेन कौन थे? मेन थे ही वॉज कंट्रोल्ड बाय। इसको कौन कंट्रोल कर रहा था? फारूक सियार को कौन कंट्रोल कर रहा था? ही वॉज कंट्रोल्ड बाय सैयद ब्रदर्स। अब सैयद ब्रदर्स दो होंगे, ब्रदर्स हैं तो इसका मतलब दो हैं, इसमें दो नाम है। तो इसमें पहला ब्रदर कौन है? अब्दुल खान बरहा, एंड दूसरा क्या है? हुसैन अली खान बरहा। सिंस दे चूज हु वॉज टू बी मेड किंग, दे वर नोन एज द किंग मेकर। वो हमेशा ये चूज करते थे कि कौन किंग बनेगा। ठीक है। अब्दुल खान और हुसैन अली खान जो है ये चूज करते थे कि कौन किंग बनेगा। दैट इज वाई इन लोगों को किंग मेकर भी कहा जाता था। In 1719, they removed Farooq Siyar from the throne. Within a year, they placed and removed two more rulers from the throne. उन्होंने 1719 में फारूक सियार को गद्दी पे से हटा दिया। फिर साल भर में ही उन्होंने क्या किया? दो और किंग्स को बनाया, दो और राजा बनाए और फिर उनको भी हटा दिया। फिर 1720 में क्या किया? दे मेड मोहम्मद द शाह द एम्परर। फिर उन्होंने 1720 में मोहम्मद शाह को एम्परर बनाया। ठीक है। मोहम्मद शाह स्ट्रिप्ड द सैयद ब्रदर्स ऑफ देयर पावर। अब मोहम्मद शाह ने क्या किया? स्ट्रिप्ड कर दिया सैयद ब्रदर्स की पावर को। ही हाउएवर डिड नॉट ट्राई टू स्ट्रेंथन।
He, however, did not try to strengthen the empire. Powerful governor established independent kingdoms in different areas. When his rule ended in 1748, the Mughal empire extended only in the name. अब मोहम्मद एम्प्रर ने क्या किया? ही डिड नॉट ट्राई टू स्ट्रेंथन द पावर. ज़्यादा उसने पावर को स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई, अपनी पावर ज़्यादा नहीं बढ़ाई. पावरफुल जो गवर्नर्स थे उन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंट किंगडम्स को अलग अलग जगह में एरियाज में इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिश कर लिए. ठीक है. व्हेन हिज रूल एंडेड, जब उसका रूल एंड हुआ 1748 में उसका रूल एंड हो गया. द मुगल एम्पायर एग्जिस्टेड ओनली इन द नेम. सिर्फ खाली मुगल एम्पायर क्या एग्जिस्ट कर रहे थे? सिर्फ खाली नाम के लिए ही मुगल एम्पायर्स थे बस. ठीक है. इन्वेजन्स. इन्वेजन ऑफ नादिर शाह. अब इन्वेजन कौन कौन आया? इन्वेजन किसने करा? Invasion of Nadir Shah in 1739 and Ahmad Shah Abdali in 1761 shook the Mughal Empire. अब कौन आया? हमारे इंडिया में कौन आया? 1739 में नादिर शाह आ गया और 1761 में अहमद शाह अब्दाली आया. ठीक है. The already tottering empire was on the verge of collapse. Nadir Shah took away famous Kohinoor diamond and peacock throne of Shahjahan. नादिर शाह जब आया इंडिया में तो उसने क्या किया? कोहिनूर डायमंड भी चुरा के ले गया और जो पिकॉक थ्रोन था शाहजहां का वो भी उठा के ले गया. ठीक है. इंडिपेंडेंट किंगडम. ऑन द रून्स ऑफ द मुगल एम्पायर देयर arose many religion kingdoms. Some of these kingdoms were former Mughal provinces that were carved out by governors serving the Mughal rulers. Three of the largest provinces to become independent after were. कौन सी 3 ऐसी लार्जेस्ट प्रोविंसेस थी मुगल्स की जो इंडिपेंडेंट हो गई थी? वो थी अवध, बंगाल और हैदराबाद. इसमें यही इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ में पढ़ने के लिए. ठीक है. अब अवध के बारे में पढ़ते हैं हम. 3 प्रोविंसेस थी. ठीक है. अवध. In 1722, Muhammad Shah appointed Sadat Khan the governor of Awadh. अब गवर्नर कौन बना था? अवध का गवर्नर कौन था? सदत खान. कब बना था? 1722. किसने बनाया था? मोहम्मद शाह ने अपॉइंट किया था. ठीक है. In 1722, Muhammad Shah appointed Sadat Khan the governor of Awadh. Zamindars of Awadh often refuses to pay the tax on time. जमींदार क्या करते थे? रिफ्यूज कर देते, टैक्स देने के लिए मना कर देते. सदत खान suppressed the rebellious जमींदार्स एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम. अब सदत खान ने क्या किया? सप्रेस कर दिया. जितने भी वो थे ये कहते हैं ये ज़मींदार थे, इनको उसने दबाव दिया, डराया, धमकाया और रेवेन्यू सिस्टम को उसने रिफॉर्म करा. क्या किया? रिफॉर्म करा. ठीक है. रेवेन्यू सिस्टम कैसे जनरेट करनी है, कैसे हमें पैसा लेना है, टैक्स कैसे लेना है, उसने उस चीज़ को, उस सिस्टम को चेंज करा. ही हेल्ड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ सूबेदार, पॉलिटिकल हेड. सूबेदार कौन है? पॉलिटिकल हेड. फौजदार, मिलिट्री हेड. एंड द दीवान, हेड ऑफ रेवेन्यू. अब आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन है. उसने क्या क्या? कंबाइंड ऑफिस बनाया. देखो रेवेन्यू उसने कैसे करा? रेवेन्यू सिस्टम ऑफ सदत खान इन अवध. ठीक, ये है सारे उसके. ही वॉज सक्सीडेड इन 1739 बाय सफदरजंग. ठीक है. Sadat Khan and the successor virtually ruled Awadh as independent rulers. They provided good administration. Administration to the people. Lucknow, their capital, was a major center of art and culture. अब उस वक्त की जो अवध की जो कैपिटल हुई वो क्या हुई? लखनऊ हुई. ये याद रखने वाली बात है.
ठीक है, इसको पर्टिकुलरली अंडरलाइन कर दो। बंगाल, बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खान वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन थे गवर्नर? कौन थे बंगाल के? मुर्शिद जी गवर्नर थे बंगाल के। अंडर द मुगल्स, गवर्नर थे अंडर द मुगल्स। टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीक सेंटर ही सीज्ड पावर एंड बिगैन टू रूल इंडिपेंडेंटली। ही मेड मुर्शिदाबाद हिज कैपिटल। उसने बंगाल में कौन सी कैपिटल बनाई? मुर्शिदाबाद बनाई। ठीक है, याद रखिएगा। In 1727 he was succeeded by Shojauddin, who ruled till 1739. शोजाउद्दीन जो थे उन्होंने 1727 में इनको सक्सीड करा, इनकी जगह राजा बने। और ये कब तक बने? ये 39 तक, 1739 तक। आफ्टर हिम अलीवर्दी खान एंड देन सिराज-उद-दौला बिकम रूलर्स ऑफ बंगाल। ठीक है, आफ्टर हिम कौन बना? अलीवर्दी खान और सिराज-उद-दौला become the ruler of Bengal. The ruler of Bengal improved the administration and encouraged the agriculture, industry and trade. अब जो रूलर्स थे बंगाल के उन्होंने क्या क्या इम्प्रूव करा? एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड। ठीक है। लोन्स वर गिवन टू पुअर पीजेंट्स, जो पुअर लोग होते थे उनको लोन दिया जाता था। A strict control was maintained over a collection of custom duties. कस्टम ड्यूटीज का यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट हो गया था। इन 18th century में बंगाल बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ इंडिया। अब बंगाल जो था वो एक टाइम पर 18th सेंचुरी में बहुत ही प्रॉस्परस, यानी कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत कमाई इनकम होती थी। इट वॉज दिस प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्ट द इंग्लिश टू इट। और जो उसकी प्रॉस्पेरिटी थी कि उसमें वहाँ पे बहुत सारा पैसा था, कमाने का बहुत ज़्यादा ज़रिया था, उसको देखकर वहाँ पर इंग्लिश लोग यानी कि ब्रिटिशर्स अट्रैक्ट होकर उस तरफ आए। द हिस्टोरिक बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764 फर्मली एस्टैब्लिश्ड द इंग्लिश पावर इन दिस रीजन। ये जो है, ये दोनों जो बैटल्स है, ये जो दोनों युद्ध है, बैटल ऑफ पलासी का युद्ध और बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध जो है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया था कि वो इस रीजन में फर्मली एस्टेब्लिश हो जाए, अपने आप को जमा ले। तो ये आपसे बैटल ऑफ पलासी यानी पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इसके ईयर भी पूछे जा सकते हैं, किसके बीच में हुआ था ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके कहते हैं MCQs के क्वेश्चंस हैं, आपके IAS में भी आएंगे, किसी भी कंपटीशन में आएंगे, तो इसलिए इनको ये ज़रूर टिक मार्क कर लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, सब कंपटीशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, पलासी का युद्ध कौन से सन में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना हैदराबाद। अच्छा बच्चों मैं आपको ना यहाँ पर ये बता देती हूँ कि बैटल ऑफ पलासी जो है वो किसके बीच में फॉर्ट हुआ था। बैटल ऑफ पलासी हुई थी नॉर्थ ईस्ट एरिया में 23 जून 1957 में हुआ, सॉरी 1757 में हुआ था। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिशर्स और कहते हैं मोहम्मदन्स के बीच में हुआ था, मुगल्स के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज-उद-दौला के बीच में हुआ था। ठीक, और बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764। इसमें मेजर हेक्टर मोनरू और मीर कासिम नवाब के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखना।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद में जो है खलीज खान। चीन खलीज खान वॉज पावरफुल नोबल इन द कोर्ट ऑफ फारूक सियार एंड मोहम्मद शाह। ही वॉज, एक कौन था, नोबल था, यानी कि नोबल कौन होते थे, वजीर। नोबल कौन होते थे, नोबल कौन होते थे, वजीर, वजीर होते थे। ठीक है, ये याद रखना, ध्यान रखना इसका। Court of the Farrukhsiyar and Muhammad Shah. He was awarded the title of Nizam ul Mulk Asaf Jha. उनको ये टाइटल मिला था, यानी कि वो इस नाम से भी जाने जाते हैं। ये आपका एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। एंड गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द डेक्कन प्रोविंसेस। जो भी प्रोविंसेस थी उसके ऊपर वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो उसको जाके संभाले। He carved out the state of Hyderabad, which he ruled as an independent ruler. और फिर वो एक टाइम पर जो है इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था, किसका, किसका, हैदराबाद का। Which he ruled as an independent ruler. He appointed mansabdars and granted them jagirs without the permission of Mughal king. इन्होंने क्या किया, जो चिन क्लींच थे, इन्होंने क्या किया, ये मोहम्मद शाह और फारूक सियार के वज़ीर थे, नोबल थे। ठीक है, और काफ़ी पावरफुल थे। इनका नाम क्या था, इनका दूसरा इनको एक पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था, एक टाइटल दिया गया था, जो वो इस टाइटल से जाने जाते थे, निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ। इनके पास पावर इतनी थी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ मनसबदार्स अपॉइंट करे और उन सबको क्या दे दिया, जागीर दे दी, उनको जागीर्स दे दी, ग्रांटेड देम जागीर्स, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ जगह, कुछ प्रोविंसेस वगैरह दे दिए, विदाउट द परमिशन ऑफ मुगल किंग। बिना किसी मुगल के, बिना किंग की परमिशन के इन्होंने मनसबदार्स बना दिए, मनसबदार्स को अपॉइंट कर दिया, उनको जागीर दे दी। द मोहम्मद शाह वॉज पावरलेस टू स्टॉप हिम। मोहम्मद शाह जो थे वो पावरलेस थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी, क्योंकि ही वॉज वेरी पावर। पहले क्या होता था ना, कुछ राजाओं के ना वजीर बड़े ज़्यादा पावरफुल होते थे, और वो वजीर इतने पावरफुल होते थे कि राजा ना कुछ नहीं कर पाते थे। मतलब कि उनके हाथ में इतनी कंट्रोल था ना कि मिलिट्री विलिट्री सब उनके कहने पे ही रहती थी। ऐसे अभी कहते हैं पाकिस्तान में भी मिलिट्री रूल आ गया था, तो बहुत बार होता है कि आर्मी जो है ना वो टेक ओवर कर लेती है। तो अब तो हम आर्मी बोलते हैं, तो पहले क्या होता था, पहले यही होता था कि वजीर ने टेक ओवर कर लिया राजा के ऊपर। ठीक है, तो ये उनमें से एक वजीर थे। ऐसे हमने पहले भी पढ़ा था, कौन था, किस वजीर ने करा था टेक ओवर, कौन सा वजीर था, सैयद भाई, सैयद ब्रदर्स भी थे पावरफुल, है ना। ऐसे याद रखना है, इसमें तीन तीन वजीर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से वजीर है। 3 वजीर मैंने अभी तक आपको बताया, जो मैं लास्ट चैप्टर में आपको दोबारा बताऊंगी, लास्ट एंड होने के बाद। दिस सक्सेसर ऑफ निज़ाम उल मुल्क वर नोन एज निज़ाम। अब इन्होंने क्या किया, मोहम्मद शाह जो थे वॉज पावरलेस टू स्टॉप हिम एंड हैड टू एग्री ऑल हिज डिसीजन। और उसके सारे फैसलों को उसे मानना पड़ा, राजा होकर भी मानना पड़ा, क्योंकि वो पावरफुल नहीं थे और लोग उनकी आर्मी वगैरह मोहम्मद शाह की बात सुनती नहीं थी। अब सक्सेसर कौन थे इनके सक्सेसर बने निज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं राजपूत। मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग्स सिंस द, अब कौन सा टाइम था, कब से कब तक, अकबर के टाइम से, had been allies of the Mughals during the reign of the Aurangzeb. However, they revolted. क्या हुआ था कि रिवोल्ट शुरू होने लग गए थे, है ना। By the early 18th century, most of the Rajput state had become independent. औरंगजेब के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, राजपूतों ने क्या करना शुरू कर दिया था, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। और 18th सेंचुरी में जो था, मोस्ट ऑफ राजपूत क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, औरंगजेब से लड़ लड़ के इंडिपेंडेंट हो गए थे। द मोस्ट एनलाइटेंड राजपूत रूलर ऑफ दिस पीरियड वॉज सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह के नाम से
अभी भी जो है किला बना हुआ है। द मोस्ट एनलाइटन राजपूत थे, ठीक है, जो कि सवाई राजा जय सिंह थे, आम्बेर आम्बेर के, ठीक है। अभी सवाई राजा जय सिंह के नाम से हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटीज भी खुली हुई है। The most enlightened Rajput ruler of this period was Savai Raja Jai Singh of Amber. He encouraged the teaching and learning of science. इन्होंने learning of science को और teachings को बहुत encourage करा था। सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड, इन्होंने क्या फाउंड करा, क्या बनाया था, क्या बनाया था इन्होंने? He founded सिटी ऑफ जयपुर एंड मेड इट हिज कैपिटल। उन्होंने एक सिटी ऑफ जयपुर को फाउंड आउट करा और उसे अपनी राजस्थान की अपनी कैपिटल उन्होंने बनाई, जो आज राजस्थान की कैपिटल भी है। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। एंड बिल्ड मैनी ऑब्जर्वेटरीज, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज बनाई, ऐसी जगह बनाई जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई भी की जाती थी। You have already read in lesson 6. Raja Jai Singh was only 11-year-old when he became king. 11 साल के थे जब वो king बन गए थे। 11 years old when he was become king. Aurangzeb gave him the title of Savai, mean 1.25 times more of men. ठीक है। Find out why the Jaipur called Pink City. क्यों पिंक सिटी कहा जाता था जयपुर को? वाई जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी? जयपुर पिंक सिटी इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि 1876 में क्वीन विक्टोरिया के आने के बाद उसको जयपुर को पूरा पिंक कर दिया गया था, इसीलिए उसको पिंक सिटी बोला जाता है। पंजाब अंडर द सिक्स, अब पंजाब सिखों के अंडर था और वो कैसा था ये देखो। The Sikh becomes strong political and military force under Guru Gobind Singh. Lesson 9. लेसन 9 में आपको बताया था, पहले भी पढ़ाया था, गुरु गोबिंद सिंह के बारे में बताया था। तो सिख बिकम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स, सिख जो है पॉलिटिकली और मिलिट्री फोर्स बन गए थे गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज द सिक्स इनटू अ मिलिट्री ग्रुप, किन्होंने इनको सिखों को एक मिलिट्री ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप था जो मिलिट्री ग्रुप बनाया था, ठीक है। गुरु गोबिंद जी ने जो है मिलिट्री ग्रुप बनाया था कॉल्ड खालसा, जिसको खालसा नाम से कहा जाता था। मीनिंग प्योर, यानी कि बिल्कुल प्योर है, उसका मतलब है खालसा का मतलब प्योर। ही इंस्पायर्ड हिज सोल्जर्स टू फाइट द मुगल्स थ्रू द स्लोगन वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो उन्होंने एक मतलब कि सोल्जर्स का आर्मी बनाई थी, वो भी मुगल्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है। और एक स्लोगन था, और एक स्लोगन बहुत जोर से बोलते थे जब भी मुगल आते थे उनके लिए, उनसे लड़ने के लिए ना, तो हमेशा ही बोलते थे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इट मीन्स दैट खालसा बिलोंग्स टू गॉड एंड ऑल विक्ट्रीज ऑफ खालसा आर विक्ट्रीज ऑफ गॉड। की मतलब है कि खालसा जो है वो भगवान को अर्पित है, और जितनी भी जीत है वो सब भगवान की है, ठीक है। ये सारी बातें थी, इसका मतलब ये था, ठीक। गुरु गोबिंद सिंह asked all Sikh men to wear 5 sacred symbols. These were 5 सेक्रेड यानी कि प्योर, सेक्रेड का मतलब प्योर, 5 सेक्रेड सिंबल्स को पहनने के लिए कहा था, जो कि है केश यानी कि हेयर। 5 चीजें हैं, पहली कौन सी है? बाल, केश। कटिंग और रिमूविंग हेयर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज नॉट अलाउड, एज हेयर इज सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सिग्निफिकेंस, सरेंडर टू गॉड्स विल। केस हेयर
मैंने आपको बता दिया। कंगा और कोम 5 चीज़ें रखते हैं, सिखों को कंपल्सरी बोला था 5 चीज़ें रखनी है, केस, हेयर, कंगा और कोम। कंगा कोम क्या सिंबल कर रहा है? इट इज़ अ सिंबल ऑफ अ क्लीनलीनेस। जस्ट एज व्हेन we comb our hair, we take out the broken strands of hairs. Similarly, we should comb out the bad thought from our mind. ठीक है। उसके बाद आ जाता है कड़ा और a bracelet. It acts as a reminder to stop a person when he raises his hand to do anything wrong. क्या बोले कि जैसे वो ब्रेसलेट उसको इसलिए पहनाया गया है कि जैसे वो अपना हाथ उठाएगा किसी को मारने के लिए, गलत काम के लिए, तो उसको पता चल जाएगा। उसके बाद है कच्छा और अंडरवेयर। इट इज़ अ सिंबल ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर। किरपान और डैगर यानी कि किरपान रखते थे। इट इज़ टू बी यूज टू डिफाइन हेल्पलेस एंड अपहोल्ड द ट्रूथ, यानी कि हेल्पलेस की हेल्प करो और सच्चाई को ही बढ़ाओ और सच्चाई का ही साथ दो। After Guru Gobind Singh Ji, the Sikhs were led by Banda Bahadur. He continued the struggle against the Mughals. ठीक। In the second half of the 18th century, the Sikh formed 12 political groups called mills. Each missile control a specific area, had a leader. Towards the end of the 18th century, Maharaja Ranjit Singh, the leader of the इक्वल, मिसल्स का मतलब है इक्वल। मिसल का बोलते हैं, मिसल का मतलब है इक्वल। सुकर चाकिया, the Maharaja Ranjit Singh, the leader of Sukhar Chakiya missile, united all the missiles. He established a powerful kingdom in Punjab. महाराजा रंजीत सिंह जो थे उस वक्त सबसे पावरफुल किंग थे। ठीक है। अच्छा, सुकर चाकिया का मतलब है थैंक फॉर द लैंड, यानी कि ये बोलते थे कि हमने जो आर्मी बनाई है, जो भी है, उसमें हर एक को भर्ती होना है। अपनी धरती माता का शुक्र अदा हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हम अपनी धरती को बचाने के लिए युद्ध भूमि में उतर जाएं। ठीक है। सुकर चाकिया का मतलब थैंक फॉर द लैंड को थैंक यू बोलना। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, आ जाता है मैसूर। मैसूर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, हैदर अली, ये मेरा फेवरेट था, बहुत अच्छा था हैदर अली 1761 1761 से लेकर 82 तक इनका पीरियड रहा है। एंड हिज सन टीपू सुल्तान, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है टीपू सुल्तान की, आप पिक्चर भी देख सकते हो, और हैदर अली के ऊपर भी बनी है, आप हैदर अली की पिक्चर भी देख सकते हो। पुरानी मूवीज़ है, देखनी चाहिए, पुराने हिस्टोरिकल मूवीज़ देखोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। टीपू सुल्तान का पीरियड कब तक था? 1782 एंड 99 तक। मेड मैसूर, इन लोगों ने मैसूर को बनाया। नाउ आ मैसूर वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। टीपू वॉज नोन एज अ टाइगर ऑफ मैसूर। किसको किसको बोला जाता है टाइगर ऑफ मैसूर? टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोला जाता है? टीपू सुल्तान को। Both Hyder Ali and Tipu modernized the army and introduced new and efficient weapons. With the help of French, Hyder Ali established modern arsenal at एक मिनट में बुक हैदर अली एस्टैब्लिश अ मॉडर्न आर्सेनल एट दिनदुगल। आर्सेनल होता था एक ऐसा घर बनाया जाता था जहाँ पे शस्त्र रखे जाते थे, यानी कि सारे वेपन्स रखे जाते थे, और उसने सारे मॉडर्न वेपन्स वहाँ पे रखे थे। टीपू सुल्तान इवन मेड एफर्ट्स टू बिल्ड अ मॉडर्न नेवी। टीपू सुल्तान ने नेवी भी बिल्ड करी थी, उस वक्त के सबसे पावरफुल वो थे। बोथ फादर एंड सन फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश, और दोनों बाप बेटे जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान इंग्लिश लोगों के अलावा या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। हैदर अली डिफीटेड देम इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये मैसूर वॉर किसके बीच में हुई थी और कौन जीता था, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। टीपू सुल्तान डाइड
फाइटिंग द इंग्लिश ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और टीपू सुल्तान जो है जब फोर्थ टाइम्स जब वो फाइट कर रहे थे, एंग्लो इंडियन मैसूर वॉर हो रही थी, तब 1799 में टीपू सुल्तान फाइट करते करते मर गया था। मराठा, मराठास का आ जाते हैं हम। The Marathas had a humble origin. It till the early 17th century they were minor. The Marathas had humble origin. Till the early 17th century they were minor chieftains, यानी कि chieftains मतलब सरदार, छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे ये, serving in the kingdom of अहमदनगर, बीजापुर and Golconda. When these kingdoms become weak, the Marathas declared themselves independent. The man who carved out a powerful kingdom in the Konkan region was Shivaji. शिवाजी जी थे जो मराठा के सबसे बड़े फेमस वो थे, रूलर थे, जिनका नाम आज तक सब जानते हैं महाराष्ट्र में। Shivaji Bhosle. Maratha became well organized under the leadership of Shivaji. He was born in 1627. His father Shahaji Bhosle was a high official in the Bijapur kingdom. Jijabai his mother, and Dadaji Konda Dev his tutor shaped the early life of Shivaji. अब शिवाजी जो थे एक वेल ऑर्गेनाइज लीडर थे, ठीक है, मराठा के बहुत अच्छे लीडर थे। वो कब पैदा हुए? वो 1627 में पैदा हुए। उनके पापा का नाम क्या था? पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। वो एक कहते हैं बीजापुरी एक किंगडम थे, उनमें वहाँ पे वो एक अच्छे हाई पोस्ट पर पोस्टेड थे। जीजाबाई उनकी माँ का नाम था और दादाजी कोंडा देव ने उनके ट्यूटर थे, यानी कि उनके गुरु थे, ठीक है। Early success. शिवाजी dreamed of establishing a large empire. शिवाजी ने एक सपना देखा था कि मैं बहुत बड़ा लार्ज एम्पायर खड़ा करूंगा, बहुत बड़ा राज्य बनाऊंगा। While still young, जब वो जवान थे, he put together a small army. उन्होंने छोटी छोटी आर्मीज को इकट्ठा करा, यूजिंग अ गुरेला वॉर। गुरेला वॉर की तरह उन्होंने उनको तैयारी करी, मतलब उनका फाइटिंग जो पैटर्न था वो गुरेला वॉर की तरह था। ही कैप्चर मैनी फोर्ट नियर पूना। पूना में उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को जीता था, यानी कि फोर्ट मतलब महल जीते थे, ठीक है। वॉर विद बीजापुर। ग्रोइंग पावर ऑफ शिवाजी अलार्म द किंग ऑफ बीजापुर। जैसे जैसे शिवाजी जो छोटे छोटे ट्रूप्स को और छोटे छोटे गुरिल्ला वॉर करके और छोटे छोटे आर्मीज को इकट्ठे करते जा रहे थे, तो बीजापुर का जो किंग था वो अलार्म्ड हो गया, वो मतलब चौकन्ना हो गया। ही सेंट एन आर्मी अंडर द अफजल खान टू क्रश द मराठास। अब बीजापुर का जो किंग था उसने क्या किया, अफजल खान के अंडर अपनी आर्मी भेजी मराठास को क्रश करने के लिए। शिवाजी किल्ड अफजल खान। शिवाजी ने क्या किया, अफजल खान को मार दिया एंड डिफीट द बीजापुरी आर्मी को डिफीट कर दिया। अब आर्मी को डिफीट करा तो उसके बाद क्या होगा ये देखते हैं। वॉर विद मुगल्स। औरंगजेब कंसिडर शिवाजी अ ग्रेट थ्रेट। अब औरंगजेब को जो था शिवाजी बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा था। ये लग रहा था कि शिवाजी जो है ना मुझसे हारेगा नहीं और मुझे उसको हर हाल में हराना है। इन 1663 ही सेंट on war with the Mughals. Aurangzeb considered Shivaji a great threat. In 1663, he sent Shaista Khan to capture him. One night, Shivaji, with a few soldiers, entered a Mughal camp and wounded a Shaista Khan. Aurangzeb was very angry and he transferred Shaista Khan to Bengal. एक दिन क्या हुआ कि औरंगज़ेब ने 1663 में शाइस्ता खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। एक रात क्या हुआ, शिवाजी जो है कुछ सोल्जर्स के साथ, कुछ अपने सेना के लोगों के साथ मुगल कैंप में घुस गए और शाइस्ता खान को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया। अब औरंगज़ेब को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने शाइस्ता खान को जो है बंगाल ट्रांसफ़र कर दिया। मीनवाइल
अब इस बीच में क्या किया शिवाजी ने, शिवाजी स्ट्रेंथन हिज फोर्स टू फाइट द मुगल्स। यू हैव रेड अबाउट दिस इन लेसन 7। लेसन 7 में आपने जो है शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा, है ना। Alarmed at growing power of शिवाजी, औरंगजेब sent राजा जय सिंह टू द डेक्कन। अब जैसे जैसे क्या कहते हैं शिवाजी की पावर बढ़ती जा रही थी, तो राजा जय सिंह को औरंगजेब ने डेक्कन में भेजा। जय सिंह बिसीच द फोर्ट ऑफ पुरंदर। अब क्या करा जय सिंह ने जाके, बिसीच्ड का मतलब होता है घेरा करना, फोर्ट को यानी कि किला को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, किसने घेर लिया? जय सिंह ने। जय सिंह को किसने भेजा था? राजा जय सिंह को किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था कि जाओ जाके शिवाजी को पकड़ के लेकर आओ। वो वहां पे गए, उन्होंने कहते हैं पुरंदर जो फोर्ट था, पुरंदर जो किला था, उसको चारों तरफ से घेर लिया, बिसीच कर लिया। सीइंग ऑल रोड्स ब्लॉक्ड, जब सारी रोड्स उन्होंने ब्लॉक देखी, शिवाजी एग्रीड टू साइन अ पीस ट्रीटी। जब देखा कि चारों तरफ से मैं घिर चुका हूं, तो उन्होंने एक पीस ट्रीटी को साइन करा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच में साइन हुई थी? ठीक है, तो किसके बीच में हुई थी? राजा जय सिंह के बीच में हुई थी, और क्या कहते हैं शिवाजी के बीच में ये साइन हुई थी। बच्चों मेरा आज गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं बीच में रुक रुक के पढ़ा रही हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एज पर द ट्रीटी शिवाजी एग्रीड टू, और जैसे ट्रीटी थी वैसे ही शिवाजी भी एग्रीड हो गए। अब ये देखिए शिवाजी छत्रपति शिवाजी की ये फोटो है, बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो इन्हीं का बहुत बार ऐसी वो पहनते हैं, कपड़े पहन के इनका एक्ट किया जाता है। एक्सेप्ट औरंगजेब एज हिज ओवरलॉर्ड एंड पे हिम एन एनुअल ट्रिब्यूट। उसने कहा कि एक्सेप्ट करो कि औरंगजेब जो है वो आपका लॉर्ड होगा, और आप उसे एनुअल इनकम पे करोगे, एनुअल पे टैक्स पे करोगे। सरेंडर 23 फोर्ट टू औरंगजेब, और अपने 23 किले जो औरंगजेब को सरेंडर करोगे। मीट औरंगजेब एट हिज कोर्ट, और औरंगजेब की कोर्ट में आके हमेशा झुकोगे और सलाम करोगे, मिलने के लिए आओगे, हाजिरी दोगे, जिसको कहते हैं हाजिरी देना। ठीक है। टू ऑनर हिज वर्ड शिवाजी वेंट टू द मुगल कोर्ट टू एट आगरा। अब ये ऑनर करने के लिए शिवाजी क्या है, आगरा कोर्ट में पहुंच गए। ठीक। औरंगजेब इंसल्टेड औरंगजेब इंसल्टेड हिम बाय मेकिंग हिम सिट विद द मनसबदार ऑफ लो रैंक। औरंगजेब जो है उसकी इंसल्ट कर रहा था, क्योंकि औरंगजेब तो बड़ा ही बहुत कहते हैं वो था क्रूर वो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी को इंसल्ट करने के लिए मनसबदार जो लो रैंक के थे उनके साथ बिठा दिया। शिवाजी ट्राई टू लीव द कोर्ट बट वॉज पुट अंडर द हाउस अरेस्ट। शिवाजी को उन्होंने कोशिश करी कि शिवाजी जो है कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से चलो उसके राजमहल से निकल जाओ, मगर उनको तो भैया हाउस अरेस्ट कर लिया था। ही एक्सेप्ट एज सम सोर्स से बाय हाइडिंग इन अ बास्केट फिल्ड विद द स्वीट्स एंड फ्रूट्स। आप अगर शिवाजी जी की कहते हैं मूवी देखोगे ना, तो उसमें देखोगे कि कैसे वो औरंगजेब के ना कोर्ट से, उसके क्या कहते हैं जेल से, और वो भागे थे। वो है ना कहते हैं बास्केट में, फलों की जो बास्केट होती है सब्जी की या फलों की, उसमें छुप के गए थे। सोचो कि कैसे कैसे निकलते थे, कितना दिमाग लगाते थे, है ना। शिवाजी कितने बहादुर थे। In 1670, Shivaji ruined hostilities with the Mughals. He raided Surat again and captured a huge booty. He also recaptured some forts surrendered earlier. उन्होंने फिर वो 1670 में उन्होंने फिर अपनी सारी फौज को इकट्ठा करा, और सूरत पे उन्होंने पावर करी, कहते हैं रेड डाला, और वहाँ पर उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, और जो उन्होंने अपने पुराने किले दिए थे वो भी उन्होंने रीगेन कर लिए। औरंगजेब को डर था ही, तभी तो उसको हाउस अरेस्ट करा था उनको। लास्ट ईयर इन 1674 शिवाजी क्राउन्ड हिमसेल्फ किंग। शिवाजी ने अपने आप को ही किंग बना लिया। ही टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति, और उन्होंने अपना जो टाइटल है छत्रपति रख दिया। ही डाइड इन 1680 लिविंग बिहाइंड द पावरफुल किंगडम।
शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन। अब शिवाजी जितने अच्छे सोल्जर थे उतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि कैसे थे। शिवाजी वॉज नॉट ओनली अ फेयरलेस सोल्जर बट ऑल्सो अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। वो सिर्फ खाली फेयरलेस यानी कि निडर सोल्जर थे, निडर बहादुर सैनिक थे, बल्कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही हैड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। उनके पास एक काउंसिल थी जो कि 8 मिनिस्टर्स उसमें थे, 8 मिनिस्टर थे, जिनको वह बोलते थे अष्ट प्रधान। टू एडवाइज हिम, जो उनको एडवाइस करते थे। द वर्ड कम्स फ्रॉम संस्कृत मीन्स इम्पॉर्टेंट एट। ये अष्टप्रधान जो है वर्ड कहाँ से आया है? संस्कृत से आया, जिसका मतलब है इम्पॉर्टेंट एट। दीज 8 मिनिस्टर्स वर एज फॉलो। अभी 8 मिनिस्टर कौन कौन से हैं और क्या क्या काम थे इनके, देखो आगे मैं बताती हूँ आगे। पहला क्या था? पेशवा, हेड ऑफ द काउंसिल एंड इंचार्ज ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर दूसरा है सेनापति, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। न्यायाधीश, इंचार्ज ऑफ जस्टिस। अमात्य और मौजमदार, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। पंत सचिव, जनरल सेक्रेटरी। सुमंत, इंचार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मंत्री, हेड ऑफ इंटेलिजेंस। ये 8 उनके थे, ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। 8 मिनिस्टर्स ऑफ शिवाजीज, जिनको अष्ट प्रधान भी कहा जाता है। ये अष्ट प्रधान भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस हैं। दीज ऑल आर क्वेश्चंस, दे विल कम इन क्वेश्चंस, राइट। दंड दंडाध्यक्ष, दंड अध्यक्ष, इंचार्ज ऑफ रिलीजियस मैटर्स। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। The land revenue was the main source of income from the territories directly under him. Shivaji collected 2/5 of the produce of land tax. अब शिवाजी कितना, उनका जो टेरिटरी थी, इनकम आता था, शिवाजी कितना टैक्स कलेक्ट करते थे? 2/5 ऑफ द प्रोड्यूस लैंड। जो भी प्रोड्यूस हो रहा लैंड में से, उसमें से 2/5 वो टैक्स लेते थे। फ्रॉम एरिया नॉट डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल ही कलेक्टेड 2 टैक्सेस। और जो उनके कंट्रोल में डायरेक्ट नहीं था, वहाँ से वो क्या लेते थे? 2 टैक्सेस लेते थे। दे वर एज फॉलोज। The chauth was 1/4 of the total land revenue that farmers pay to the king. Shivaji collect this tax in return for not the raiding these territories. और वो ये इन टेरिटरीज से इतना टैक्स इसलिए लेते थे ताकि वो इस पर बार बार रेड नहीं करेंगे, इसीलिए वो चुपचाप उनको टैक्स देते रहे। दूसरा टैक्स क्या था? Sadeshmukhi was an additional 1/10 of the land, 1/10 of the land revenue. It was paid to the Sadeshmukh or a chief of the Marathas. It was tributary tax. ये क्या था? ट्रिब्यूटरी टैक्स था। ठीक है, ये रेड नहीं करने के टैक्स थे और वो ट्रिब्यूटरी टैक्स थे। अब मिलिट्री कैसी थी इनकी? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी सोल्जर वर वेल ट्रेन्ड एंड हाईली डिसिप्लिन। क्या थे? वेल ट्रेन थे, हाईली डिसिप्लिन थे। द इन्फेंट्रीज एंड द cavalries were the main division of the army. In addition, the Shivaji controlled many forts. Special force officers were appointed to look after these forts. Shivaji also had navy to guard the coast. क्या है? शिवाजी के जो सोल्जर थे वेल ट्रेड थे, इन्फेंट्रीज थी, कैवलरीज थी। ठीक है, 2 ये मेन थे, इनकी डिविजन्स थी। इन एडिशन शिवाजी कंट्रोल मैनी फोर्ट, और उन्होंने बहुत सारे किलों पे उन्होंने कब्जा किया था, कंट्रोल कर रहे थे। स्पेशल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर दिस फोर्ट्स। अब वो इन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करे थे जो इन फोर्ट्स, इन किलों को देखभाल कर रहे थे। शिवाजी ने नेवी भी बनाई थी, और नेवी बनाई टू गार्ड द कोस्ट। जो किनारे होते थे समुद्र के किनारे, जैसे महाराष्ट्र तो आपको पता ही है कि काफ़ी पोर्शन जो है समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे ना गार्ड उन्होंने रखे थे। डिस्कस वाई डिड शिवाजी कंसिडर द फोर्ट इम्पोर्टेंट। क्यों उनको इम्पोर्टेंट था, ये डिस्कस करना है। Successor of Shivaji. Shivaji was followed by weak successor in 18th century. The power passed into the hand of the Peshwas. पेशवास के पास पावर चली गई थी। इट वॉज अंडर देम दैट द मराठा बिकम द डोमिनेंट रीजनल पावर। इसके बाद जो मराठा डोमिनेंट रीजनल पावर बन गया था। पेशवा, अब आया था पेशवा। फ्रॉम 1713 to 1761। पेशवा, from 1713 to 1761, Peshwa controlled the Maratha Empire.
अब इन्होंने क्या किया, मराठा को कंट्रोल कर दिया। कब से कब तक, 1713 से लेकर 1761 तक, यानी कि 1713 से 1761 तक पेशवा ने कंट्रोल करा मराठा एम्पायर को। In 1730, Shivaji's grandson Shahu appointed Balaji Vishwanath as his Peshwa or chief minister. He was an able administrator and helped Shahu control the Maratha chiefs. In course of time, Peshwa became a real decision maker. क्या हुआ कि शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे, कौन थे, साहू जी। साहू जी ने क्या किया, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को जो है पेशवा अपॉइंट करा, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनाया अपना। ठीक है, अब जैसे मोदी जी जो है चीफ मिनिस्टर बना दें अपना, मोदी जी ने जो चीफ मिनिस्टर बना दिया, ऐसे समझो। शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे साहू, जब वो है मोदी जी, अब उन्होंने जो है बालाजी विश्वनाथ को अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया। ठीक, ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड हेल्प साहू कंट्रोल द मराठा चीफ्स। अब वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंटेलिजेंट थे और उन्होंने जो है साहू को बहुत हेल्प करी। और इसी बीच में उन्होंने क्या किया, वो रियल ही डिसीजन मेकर बन गए, इतने पावरफुल हो गए कि सारे डिसीजंस वो ही लेने लग गए, साहू ही लेने लग गए। बालाजी विश्वनाथ 1713 टू 1720। अब बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड क्या है, 1730 1713 से लेकर 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ टुक एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द लेटर मुगल टू कैप्चर द मोर टेरिटरीज। अब बालाजी विश्वनाथ ने मुगल्स का जो वीकनेस थी ना वो समझ गया, और वो उससे उनकी वीकनेस को समझते हुए वो आगे की टेरिटरीज को कंट्रोल करता चला गया। ही फोर्स्ड फारूक सियार टू रिटर्न ऑल द टेरिटरीज विच हैड बीन अंडर द शिवाजी। उसने फारूक सियार को जो है फोर्स करा कि ऑल टेरिटरीज को रिटर्न करे जो कि शिवाजी के कंट्रोल में थी। Beside, the Maratha also got the right to collect the Chauth and Sardesh Mukhi from 6 provinces in the Deccan. अब इसके बावजूद भी मराठास को जो है राइट मिल गया था कलेक्ट करने के लिए सरदेश मुख यानी टेक्सास 6 प्रोविंसेस से। अब आ गए, इसके बाद आ गए पेशवा के, कौन से राजा आ गए, कौन से पेशवा आ गए, बाजीराव 1 1720 to 1740। Bajirao once succeeded Balaji Vishwanath. He conquered Malwa, southern Gujarat, and part of Bundelkhand. Towards the south, he defeated the Nizam of Hyderabad and got right to collect tax from some provinces of the Deccan. He also captured Salsette द्वीप। ये सालसेट क्या है, एक द्वीप है, एंड बेसिन। अब मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, बालाजी राव 1 जो थे उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को सक्सीड करा, यानी कि बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन बने पेशवा, वो बने राजा, कौन बने, बाजीराव 1। ठीक है, बालाजी के बाद कौन बने, बाजीराव 1। ही कनकर्ड, उन्होंने क्या क्या जीता, उन्होंने मालवा जीता, सदर्न गुजरात जीता और बुंदेलखंड का कुछ पार्ट जीता। ठीक है, अब साउथ में जाते जाते साउथ में उन्होंने किसको डिफीट करा, निज़ाम को डिफीट कर दिया। साउथ में निज़ाम थे हैदराबाद में, उनको डिफीट कर दिया और वहाँ से जो है टैक्स कलेक्ट करने लग गए थे वो बहुत सारे एरिया के। अब उन्होंने क्या कैप्चर कर लिया, उन्होंने सालसेट द्वीप भी कैप्चर कर लिया। इतने मतलब कि होशियार थे बाजीराव 1 कि उन्होंने सालसेट द्वीप और बेसिन फ्रॉम पोर्चुगीज भी ले लिया। जो बेसिन था वो भी जो पोर्चुगीज का जो एरिया था जिसको बेसिन बोलते हैं उसको भी उन्होंने ले लिया था। ही ऑल्सो नोन एज अ फाइटिंग पेशवा। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पेशवा में बाजीराव 1 जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। एज ही स्पेंड ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज रेन फाइटिंग वॉर्स। अब उन्होंने आधा से ज़्यादा अपना जो लाइफ का जो पार्ट है वो लड़ते हुए ही, युद्ध करते हुए ही बिताया है। अब आ जाते हैं बालाजी बाजीराव 1740 to 1761। Balaji Bajirao was the next Peshwa. After the death of Sahu in 1749, he became the head of the Maratha. He shifted the capital from Satara to Pune, now Pune, during his reign, and the Maratha armies reached as far as Punjab and Rajasthan in the north, and Bengal, Odisha in east. The kingdom of the Mysore and the Hyderabad were forced to hand over the territories and pay tribute. Under the Balaji Bajirao, Maratha power was at its great. अब आपने बालाजी बाजीराव की पिक्चर भी आई है,
आप देखना, ठीक है। मुझे हीरो याद नहीं आ रहा कौन है उसमें। वो कहाँ तक पहुंच गए थे? वो पहुंच गए थे, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। कहाँ से? सतारा से पूना शिफ्ट करी। और इसी टाइम पे मराठा आर्मी जो है वो कहाँ पहुंच गई थी? पंजाब, राजस्थान, नॉर्थ बंगाल, इन द नॉर्थ, और बंगाल एंड उड़ीसा में पहुंच गई थी। द ग्रेट किंगडम ऑफ मैसूर, हैदराबाद वर फोर्स टू हैंड ओवर द टेरिटरीज भी फोर्स कर लिया था। अंडर द बालाजी बाजीराव मराठा पावर वॉज इट इज ग्रेट पावर। ठीक है, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 मराठा बिकम वीक आफ्टर देयर डिफीट एट द हैंड ऑफ अहमद शाह अब्दाली। आपको मुझे याद आ गया, ये पिक्चर उसकी थी अर्जुन कपूर और संजय दत्त की, जिसमें आपको याद हो कि वो उसकी जो दिखा रहे हैं कि हीरोइन जो है वो भी उसके साथ जा रही है और वहाँ जाके साथ जाके रही थी। ठीक है, और यमुना जी के किनारे, दूसरे किनारे पर जो है अहमद शाह संजय दत्त खड़ा होता है और इधर अर्जुन कपूर खड़ा होता है। तो अर्जुन कपूर जो है नदी के किनारे 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 दिल्ली पहुंच जाता है। आपको याद हो, नहीं याद हो तो एक बार मूवी देखो, आपको मूवी से सारी कहानी याद हो जाएगी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया था? बेटा, आपके इन चैप्टर्स में जो है बहुत सारी बैटल्स ऐसी है जो आपके आईएएस और कंपटीशन में बहुत काम आने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें ये सब सब पॉइंट्स काम आएंगे, इसलिए ये इन सब पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करो। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 किसके बीच में लड़ा था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। द वेरियस मराठा चीफ्स broke away, starting ruling over a small area. This battle also allowed the English to strengthen their position in India. We shall read about this in class 8. ठीक है, इसमें जो थे मराठास हार गए थे। तो बच्चों, मेरी ये जो है, मैं अभी आपके लिए एक काम करूँगी, सारी बैटल्स की एक लिस्ट बना के आपको मैं दे दूँगी, एक वीडियो बना दूँगी जिसमें ये सारी बैटल्स आपकी, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये सब मैं आपको लिस्ट बना के आपको एक वीडियो बना के आपको दे दूँगी। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ प्लीज़, और ज़रूर 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 कमेंट करो ताकि मुझे पता चले। मेरे वीडियोस में कोई कमी हो तो प्लीज़ उसे भी बताओ ताकि मैं इससे मोटिवेट हो जाऊं और मैं और भी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।